अस्सलाम वालेकुम जनाब। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मुझे बताइएगा, आवाज, स्क्रीन और कैमरा क्लियर है? जी, आवाज, स्क्रीन और कैमरा। आई नीड योर फीडबैक प्लीज, काइंडली बताइएगा। वॉइस, स्क्रीन एंड कैमरा क्लियर है? डन। सर शुरू करते हैं, और हमारा आज का टारगेट है ऑटम 2022 की अटेम्प्ट। सर जब भी आप आईकैप के एग्जाम में जाएं, काइंडली सबसे पहले आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि उस पेपर के अंदर टोटल कुल मिला के सवाल कितने। अगर हम गौर से देखें तो बिल्कुल फर्स्ट पेज के ऊपर आपको बताया जाता है कि भाई यू हैव टू आंसर ऑल 10 क्वेश्चंस। किसी में 10 होंगे, किसी में 9 होंगे, किसी में 8 होंगे, किसी में 7 होंगे। तो जितने भी सवाल हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कितने सवालों का आंसर करना है। एंड देन आपको एक बड़े मजे की बात बताई जाती है कि आपने ब्लैक पेन यूज करना है। अब टेक्निकली इनका मतलब ये नहीं कि आप काले रंग का कलम लेके जाएं, इसका मतलब है कि आपने काली स्याही इस्तेमाल करनी है, ब्लैक इंक यूज करनी है। ब्लू से, ग्रीन से, रेड से पेपर को सॉल्व नहीं करना, ब्लैक इंक को इस्तेमाल करना है। और जो एमसीक्यूज हैं, आपने उसको आंसर स्क्रिप्ट पे सॉल्व करना है। एमसीक्यूज को आंसर स्क्रिप्ट पे सॉल्व करना है, इसको क्वेश्चन पेपर के ऊपर सॉल्व करके साथ अटैच नहीं करना। तो ये तीन जो मेजर इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। सर पेपर में जब आपको पहले 15 मिनट मिलते हैं ना, तो आपने उसमें क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट्स में आपने सिर्फ एक क्विक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, पेपर को स्किम करना है। देखना है कि कौन कौन से एरिया से, कौन कौन से चैप्टर से आपको सवाल मिले। डिटेल में पढ़ने अभी नहीं बैठना। सबसे पहले अपने पेपर को, अगर मेरे सामने ये पेपर हो, लेट्स से ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर मेरे पास आ गया। अब मैं इसको सिर्फ स्किम करूंगा। अच्छा यार, ये एरिया पार्टनरशिप का है, ये एरिया चैप्टर 1 से आया है, यहाँ पे उसने माइनर पूछ लिया है, अच्छा ये इस साल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का है, अच्छा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की ये वाली बात पूछ रहा है, यहाँ पे ये वाली बात पूछ रहा है। तो जस्ट आपने पहले 15 मिनट में अपने इस पर्चे को पकड़ के स्किम करना है, ज्यादा गहराई में नहीं उतरना, ज्यादा डिटेल में नहीं उतरना, स्किम करना है। और उसके बाद आपने टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक आपने पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। सर कम से कम 30 से 35 नंबर का पेपर हमेशा बिजनेस लॉ के अंदर क्रैमिंग बेस्ड होता है। 30 से 35 नंबर का पेपर लाजमन कोई इतना खास टेक्निकल नहीं होता, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर का पेपर बना होता है। ऑटम 22 के अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इतनी मार्क्स का पेपर बिल्कुल सीधा सीधा रट्टा उसने पूछा। और अगर हम लोग क्रैमिंग की बात कर ही रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से आईगैप ने लॉजिक टेस्ट नहीं करनी है। चैप्टर 1, 16, 17 और 18। फॉर श्योर यहां से आपको कोई लॉजिकल सवाल देखने को नहीं मिलता, और अगर आ भी जाएगा तो उसकी नेचर रटने वाली होगी। आप उसको सीम्स लॉजिकल मान सकते हैं, वो कभी भी प्योर लॉजिकल सवाल नहीं होगा। तो अब अगर मैं इस पेपर को देखूं और इस पेपर को एनालाइज करूं, अब अगर मैं इस पेपर को देखूं और पेपर को एनालाइज करने की कोशिश करूं, तो सर क्वेश्चन नंबर 2 ये बात कर रहा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, यानी कि यहां से आईकैप ने चैप्टर 1 टेस्ट किया। चैप्टर 1, ये मैंने सिर्फ उसको नोट कर लिया है कि कहां से क्या और क्या उसने पूछा। नीचे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स,
कोई सिनेरियो है, मुझे वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ चैप्टर 14 या 15 किसी एक में से ये सवाल उसने टेस्ट किए, वो 14 का है, वो 15 का है, अभी मुझे स्टार्टिंग में ये सोचने की जरूरत नहीं। फिर क्रैमिंग बेस्ड मुझे मिल गई 8 नंबर की, 8 नंबर की प्योर क्रैमिंग मुझे मिल जाती है, चैप्टर 4 और चैप्टर 4, 5 डिफरेंस 2 डिफरेंस। अब आपके माइंड में है कि यार हाँ इसमें ये 5 बातें होती हैं, इसमें 2 बातें होती हैं, मुझे फर्क जहन में आ गया। तो कोशिश करके ये सवाल आपने फर्स्ट आवर में करना है। कोशिश करनी है कि पहले घंटे में आपने वो सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं जो कि रटे वाले हैं, ताकि आप जब पहले घंटे से बाहर निकले, जब आप सेकंड आवर में दाखिल हो, तो आपने 30-35 नंबर तक मार्क्स सिक्योर कर लिए। पहले 15 मिनट में यू हैव टू प्लान योरसेल्फ। किसी एक सवाल के पीछे लग के, 2 सवाल के पीछे लग के अपना टाइम जाया नहीं करना, प्लानिंग के साथ चलना है कि मुझे कब कितना और क्या करना चाहिए, बहुत ही कैलकुलेटेड खेलना है। अच्छा जी, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 2 सवाल क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट आवर वाला है, और यहां से वो पूछ रहा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये भी जनाब फर्स्ट आवर वाला सवाल है, ये भी मैं इसको फटाफट से कर लूंगा, मेरा रट्टा स्ट्रॉन्ग है और ये क्रैमिंग बेस्ड है। तो 5 और 8, 5 + 8, अभी तक स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे 13 नंबर मिल गए। आगे चलते हैं। आगे एक सवाल शुरू होता है, रहीम एक इंजीनियर है, पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, पार्ट डी है, और मुझे ऐसी फील आ रही है कि ये सवाल होगा फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बाकी जितने भी जो एरियाज हैं उसमें इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है इतने लंबे लंबे सवालों की, और लिखा भी हुआ है कि फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, तो ये मुझे बाद में करने की जरूरत है। ये मैं कोशिश करूंगा कि ये मैं थर्ड आवर के लिए बचा लूं। क्यों? लंबा सवाल है, टाइम टेकिंग है, तो अभी इसको मैं फोकस नहीं कर रहा। हाँ, जो ऊपर एक सवाल गुजरा है नेगोशिएबल वाला, वो एक छोटा सवाल था, ये मैं सेकंड आवर के लिए प्लान कर लूं। अब आगे चलते हैं सर। उसके बाद आपको पता है कि 16, 17, 18 क्रैमिंग बेस्ड है, तो सर जरा काउंट करें मेरे साथ, 4, 5 और 4, 13 नंबर का पेपर, अगेन 6A, 6B और 6C क्रैमिंग बेस्ड है। फंड ट्रांसफर एक्ट से सवाल आ गया, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम से आ गया, और आर्बिट्रेशन से आ गया, यानी कि ये भी मुझे फर्स्ट आवर में करने चाहिए। ये सवाल भी मुझे पहले घंटे में सॉल्व कर लेने चाहिए, 13 नंबर। अच्छा, 13 यहां से बन रहे हैं और ऊपर से भी 13 बन रहे थे, तो सर 13 × 13 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? इफ वी ऐड 13 + 13, 26। तो अभी तक 26 नंबर का रट्टा मेरे सामने मौजूद है। थोड़ा सा मजीद पेज 5 पे चलूंगा, तो पेज 5 पे अगेन 3-3 नंबर के डिफरेंट सिनेरियोज हैं, मुझे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो किसी में कह रहा है एग्रीमेंट है, किसी में कह रहा है व्यू पॉइंट दें, किसी में कह रहा है स्टेटमेंट के ऊपर बात करें, कुछ राइट्स की बात कर रहा है, कुछ मेजोरिटी की बात कर रहा है। पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना तो है, बट अभी मैंने क्या करना है, प्लान करना है। ये सवाल अगेन मुझे लेंथी लग रहा है, इसको मैं एक काम करता हूँ, सेकेंड आवर के एंड पे क्लासिफाई कर लेता हूँ, या थर्ड आवर के लिए इसको बचा लेता हूँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट आवर में क्या करना है, रट्टे वाले सवाल निकालने हैं। अच्छा, ये एक सवाल आता है जी, 5 नंबर का सवाल है, डाटा दिया हुआ है, कुछ डेट्स दी हुई है। अब डेट्स को देख के, डाटा को देख के, टाइम बार्ड के लफ्ज को देख के, पैसों को देख के समझ आ रही है कि ये सवाल चैप्टर नंबर 6 का है और अपॉर्शनमेंट ऑफ पेमेंट का सवाल है। तो ये सवाल थोड़ा सा आसान होता है सॉल्व करने में। 5 नंबर के लिए मैं इसको सेकंड आवर में क्लासिफाई कर लेता हूँ कि जनाब ये सवाल मुझे दूसरे घंटे में करना है, ये सवाल मुझे दूसरे घंटे में इसको पूरा करना है। आखिरी पेज पे आता हूँ, तो सर आखिरी पेज के ऊपर वो कह रहे हैं कि क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है, क्वेश्चन है, और 9A 9B ये सेकंड आवर में हो जानी चाहिए। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट्स हैं, 5 और 4, 9, ये रट्टा है। प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड, ये चैप्टर नंबर 2 है।
टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, ये चैप्टर नंबर 6-7 से उसने टेस्ट किया है। तो सर 26 + 9 कितने होते हैं? 35। और यही मैं आपसे कह रहा हूं कि 35 नंबर का वो पेपर जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या आपने कब करना है, या आपने पहले आवर में करना है। और जब आप सवाल शुरू करने बैठे तो ये नहीं करना कि जनाब एक पेज पे बस पागलों की तरह शुरू हो जाए, नहीं। हर पेज के ऊपर हर सवाल का हर पार्ट, अगर सब पार्ट भी है तो उसके लिए भी आपको एक सेपरेट शीट, एक सेपरेट पेज इस्तेमाल करना है। एक पेज पे 2 सवाल अटेम्प्ट नहीं करने हैं। एक पेज पे मैं रिपीट करूंगा कि आपने 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना। तो 35 नंबर, सर 35 नंबर का ये पेपर क्रैमिंग की फॉर्म में मौजूद है। फिर 15 नंबर के एमसीक्यूज मेरे पास हैं। तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 50 नंबर का पेपर बिल्कुल मेरे हाथों में खड़ा हुआ है? 50 नंबर का पेपर बिल्कुल मेरे हाथों में। और मुझे कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए? 50। तो अगर मेरे एमसीक्यूज अच्छे हो जाएं और मैं क्रैमिंग बेस्ड एरियाज में से 80%, 90% भी सिक्योर कर लूं, 35 का 80% क्या होगा, जरा निकालें। और 15 का 80% या 15 का 70% निकालें। 35 का 80% निकाल के बताइएगा मुझे क्या आता है। 35 का 80% निकालें जरा। 35 का 80% निकाल के बताएं। अट्ठाईस। और 15 का 70% तकरीबन 11, 12 कर लेते हैं। तो सर क्या ये 40 बनते हैं? क्या ये 40 बनते हैं? तो अगर मेरे पास एक अच्छी ग्रिप एमसीक्यूज के ऊपर है और अगर मेरी क्रैमिंग नॉलेज अच्छी है, तो सर तकरीबन पास होने के करीब करीब मैं खड़ा हो गया वहां पे। और अगर मेरे पहले 2 घंटों की परफॉर्मेंस बहुत ही सुपर हो जाए तो सर आई कैन इजिली टैकल दिस पेपर। सर पहले घंटे में क्या करना है मैं आपको रिपीट कर दूं। पहले घंटे में आपने कोशिश ये करनी है कि जितने भी रट्टे वाले सवाल है वो करें और उसके साथ एमसीक्यूज करें, और जो एमसीक्यूज अगर रह जाए तो आप उसको सेकंड आवर में लें। थर्ड आवर तक ड्रैग नहीं करने। हाँ, थर्ड आवर में वो जरूर करें जो कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। थर्ड आवर में सिर्फ वो करें जो कि आपको समझ नहीं आ रहे हैं। तो हमारे पास 4 ऐसे एरियाज हैं, मैं आपको रिपीट कर दूं। 4 ऐसे एरियाज हैं जहां से हमेशा क्रैमिंग पूछी जानी है। चैप्टर 1, 16, 17, 18। These are all very much straightforward area. फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो भी लिख लेने लगे हाथ। चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट होता है, 4 इंपॉर्टेंट होता है, 6 इंपॉर्टेंट होता है, 7 होता है और 9। ये सुपर इंपॉर्टेंट एरिया है, ये सुपर इंपॉर्टेंट एरिया है। पार्टनरशिप में से चैप्टर नंबर 13 सुपर इंपॉर्टेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में से 14 सुपर इंपॉर्टेंट। तो सर 5 यहां से, एक यहां से, एक यहां से, कितने हो गए? 7 और 4 ऊपर खड़े हुए हैं। सर असल गेम तो ये है, असल गेम पेपर की ये है। यहां से आपका पेपर अराउंड 80% के आसपास सेट हो रहा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चैप्टर से सवाल नहीं आते, आते हैं,
मगर 70 to 80% जो पेपर है वो इन 11 चैप्टर से निकल के बनता है आउट ऑफ 18 चैप्टर्स। ये बेशक नोट कर लें, ये आपको रिवाइज करते हुए भी बहुत सारी चीजें काम आने वाली। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 5 एरियाज 3, 4, 6, 7, 9, पार्टनरशिप का एक चैप्टर 13, नेगोशिएबल का 14 और क्रैमिंग वाले 4 चैप्टर्स। ये 11 एरियाज वो हैं जो कि आपके तकरीबन 3/4 ऑफ पेपर को कवर कर लेते हैं, और बाकी जो 1/4 है वो बनना है अगले आसान चैप्टर्स में से। अब चैप्टर नंबर 5 1 पेज का है, 8 1 पेज का है, 10 1 पेज का है, 2 आसान है, 11 12 बहुत आसान है, 15 भी आसान है। तो आप दो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं, एक बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट एरियाज और एक वो एरियाज जो कि मॉडरेटली क्या है इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बात रिपीट कर दूं, ICAP रिसेंटली ये टेंडेंसी अपनी दिखा रहा है कि वो उसकी कोशिश होती है कि वो हर एरिया से सवाल निकाल के टेस्ट करे। वो कंप्लीटनेस के ऊपर काफी ज्यादा जोर दे रहा है आजकल। तो आपने कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, किसी भी तरह की कोई भी चीज स्किप करके एग्जाम से नहीं जानी, छोड़ के नहीं जानी है। छोड़ना कुछ नहीं है, उसका कोई अता पता नहीं है। वो शायद चैप्टर नंबर 8 कोजाई कॉन्ट्रैक्ट से आपको 10 नंबर का सवाल निकाल दे और आपने बड़े मदद से छोड़ रहा हो कि भाई ये तो आसान सा चैप्टर है, मैं जाके खुद ही लिख लूंगा। ऐसा काम नहीं करना। एजेंसी अपने अंदर इंपॉर्टेंट है, ब्रीच इंपॉर्टेंट है, कोजाई इंपॉर्टेंट है, कंटिंजेंट इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर्स की अपनी अपनी इंडिविजुअल वेटेज भी है। तो खुदारा आपने किसी भी एरिया को स्किप नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। फिर अगर क्रैमिंग वाले क्वेश्चंस हो, देखिए सवाल बेटा 3 तरह के होते हैं। सवाल 3 तरह के होते हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पहले वो सवाल जो कि प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये वो सवाल है जो कि प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यानी कि ये वो सवाल है जो कि आपको नजर आ रहे हैं, जैसे ये आइडेंटिफाई कर दें, डिस्क्राइब कर दें, ये कर दें, वो कर दें, ये बता दें, वो बता दें, डिफाइन दिस, एक्सप्लेन दिस एंड लिस्ट। ये प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं और ये आपके सामने अभी हमने 35 नंबर के निकाले। फिर एक और कैटेगरी होती है, उसको हम कहते हैं सीम्स लॉजिकल। सीम्स लॉजिकल। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये भी सीधे ही होते हैं, ये भी सीधे सवाल ही होते हैं। बस फर्क ये होता है, इन सवालों के अंदर ऊपर आपको मिलता है एक शॉर्ट सिनेरियो, मांगा आपसे रट्टा ही जाता है, मगर आपकी कोशिश होती है कि इस सिनेरियो के कैरेक्टर्स को इसके रट्टे के साथ जोड़ दिया जाए। इस क्रैमिंग को इस सिनेरियो के कैरेक्टर्स के साथ अगर जोड़ दूं तो ये बन जाएगा सीम्स लॉजिकल। और तीसरा प्योर लॉजिकल क्वेश्चन। अच्छा, प्योर लॉजिकल से मुराद ये नहीं है खुदा ना खास्ता कि आपने सारी वर्डिंग अपनी लिखनी है, अब आप एक लॉयर बन गए हैं और आपने कानून की बहुत सारी किताबें पढ़ के उसको आंसर करना है। नहीं, लॉजिकल से भी यही मुराद होती है, लॉजिकल से भी यही मुराद होती है कि आपने अपने अल्फाज में चीजों को आसान करके कॉम्प्रिहेंड करके बताना है और एनालाइज करना है, वैलिडेट करना है। देखिए, डिस्क्राइब ये करो, डिफाइन ये करो, ये आसान सा एरिया है। कमेंट, एनालाइज, फीडबैक, ओपिनियन, ये है टाइप 3 क्वेश्चन, जहां पे आपका दिमाग टेस्ट किया जा रहा है, जहां पे आपसे चीजों को एनालाइज करवाया जा रहा है। तो ये भी चीजें आपने पेपर में देखनी है कि क्वेश्चनिंग वर्ब वो कौन सा यूज कर रहा है। अगर वो आपसे कह रहा है कि लिस्ट बनाओ तो लिस्ट बनानी है, अगर वो कह रहा है डिफाइन करो, डिफाइन करना है, अगर वो कह रहा है डिस्क्राइब करो तो हल्का सा एक्सप्लेन करें और उसके बाद उसकी जस्टिफिकेशन दें। अगर वो कह रहा है इवेलुएट करो तो अच्छी बात भी बतानी है, बुरी बात भी बतानी है और एंड के ऊपर अपना कंक्लूजन देके जाना है कि मेरे नजदीक ये चीज ऐसे हो जानी चाहिए। You have to identify the questioning verbs hidden in the question, कि वो आपसे चाह क्या रहा है,
वो आपसे डिमांड क्या कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं इस पूरे पेपर के कुछ एग्जामिनर कमेंट्स, तो सर पूरे पेपर की जो पासिंग परसेंटेज है ओवरऑल वो जस्ट 41, यानी कि अगर 100 बच्चा पेपर देने गया था तो उस 100 में से 41 बच्चा पास हुआ है। उस 100 में से 41 बच्चे का रिजल्ट अच्छा है, और ये डिक्रीज है पिछले साल के अटेम्प्ट से। पिछले साल 45% के ऊपर बच्चा पास हुआ था और अब 41% का रिजल्ट है। वो कहता है कि 2 सवाल है जिनके अंदर हमने परफॉर्मेंस बहुत ही खराब पाई है, एक 7 है और एक 8 है। रीजन क्या है? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सिलेक्टिव स्टडी, एंड ये फैक्ट है। जितना आप लोग अपने आप को सिलेक्टिव लेके चलोगे उतने ही पासिंग के मार्जिन और चांसेस कम से कम तर होते जाएंगे। बी लॉ के पेपर में, ऑडिट के पेपर में, सी लॉ के पेपर में, एमएफए के पेपर में, आज तक हर किसी पेपर के अंदर आईकैप का एक ही दुख है कि बच्चे सिलेक्टिव स्टडी की तरफ जा रहे हैं, जो कि उनके लिए इतनी अफाकमंद चीज नहीं है। होता क्या है, फेसबुक पे पोल आता है कि जनाब मुझे बी लॉ पास करना है, मेरे पास 10 दिन है, बताया मैं कैसे तैयार करूं। फिर मजबूरन हमें भी कहना पड़ता है कि यार ये 10-12 चैप्टर्स तैयार करके चले जाओ। बट जो आप तैयार कर रहे हैं फिर उसको इतना अच्छा तैयार करें कि आप उसी में से पास होकर दिखाएं। तो सिलेक्टिव स्टडी आपने नहीं करना, ये बहुत ही बड़ा रीजन है। फिर बच्चों को आता होता है मगर वो अपने इस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाते। उनको आंसर का पता है, दे नो द आंसर, मगर उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको लिखना कैसे है, यहाँ पे बच्चों का मुंह बन जाता है। यहाँ पे बेचारे वो बहुत ही उदास उदास फिर रहे होते हैं कि पता नहीं अब इसमें लिखूंगा क्या। चीजें मुझे आती हैं, लिखना मुझे आता है, कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में है, मगर अल्फाज नहीं बन रहे, मगर अल्फाज नहीं बन रहे हैं। मुझे अल्फाज को लिखना नहीं आ रहा है, अल्फाज बनाने नहीं आ रहे। फिर examiners are advised that while attempting scenario based questions they should first determine the core issue and then identify and apply the relevant provisions of law applicable to the issue। वो कहता है कि जब बच्चा कोई भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करता है तो वो भूल जाता है कि वो करने क्या है। आपका काम यह है कि सबसे पहले आप डिटरमिन करें कि आपसे मांगा क्या जा रहा है, व्हाट इज द कोर इशू। आप बताएं व्हाट इज द कोर इशू। उसके बाद स्टेप 2 आपने ऐड करनी है उस रेलेवेंट एरिया की लीगल प्रोविजन। कर दिया। स्टेप 3 क्रॉस लिंक करें ऊपर वाले दो को, जोड़ दें। एंड स्टेप 4 आपने अपना फीडबैक देके आना है कि भाई हमारे नजदीक ये चीज ऐसे होनी चाहिए, या आप कह दें कि आपने कमेंट करना है कि जनाब हमारे नजदीक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं, हमारे नजदीक ये पार्टनरशिप हुई है या नहीं। ओके सर, सबसे अच्छा जो रिजल्ट रहा है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 में रहा है और क्वेश्चन नंबर 2 में रहा है। अब मजे की बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 और 2 दोनों ही क्रैमिंग बेस्ड है। इफ आई कैन शो यू, तो सर क्वेश्चन नंबर 4 ये था 4 कि आपने डिफरेंशिएट करना था बिटवीन कोर्शन और अनड्यू एंड फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। तो 4 और 4 दोनों चैप्टर नंबर 4 से उसने टेस्ट किए हैं। 8 नंबर के लिए बिल्कुल सीधा सीधा सवाल। अच्छा डिफरेंस मांग रहा है ना, तो डिफरेंस आपने देने हैं कॉलमनर फॉर्म। एक साइड पर लिखें क्वेश्चन और यहां पे लिखें अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिर ये सेपरेट पेज पे होगा और ये भी सेपरेट पेज के ऊपर अटेम्प्ट किया जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 80%, क्वेश्चन नंबर 4 में तकरीबन 80% बच्चों ने अच्छे नंबर हासिल किए हैं
और यहाँ पे 62। और मजे की बात ये है कि दोनों सवाल ऐसे हैं जो कि बार बार एग्जामिनर अपने पुराने सवालों के अंदर रिपीट करता है। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है, ये इसने कोई 36,000 दफा पूछा हुआ है। एंड वंस आपका जब चैप्टर नंबर 1 अगर क्लियर है तो आपको ये क्रैमिंग बेस्ड सवाल को अटेम्प्ट करने में कोई मसला नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट आवर के अंदर आपका माइंड फ्रेश होता है, आपको पता है कि आपने क्या याद किया हुआ है, आपको पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जस्ट गो एंड राइट, लिख दें, लिखें, फर्स्ट आवर में जितना लिख सकते हैं लिखें, आप फ्रेश हैं। अगर आप पहले घंटे में उठा लेंगे ना केस स्टडीज, तो आप मन में डूब जाएंगे, फिर वो आसान क्वेश्चंस के भी मार्क्स आपसे लूज करवा देगा। तो ये गलती आपने एग्जाम के अंदर जाके प्यारे बच्चों नहीं करनी। इसी तरह उसके बाद अगर देखें तो दो सवाल हैं जहां पे 45% का रिजल्ट मुझे देखने को मिलता है, एक 9 और एक 10। देख लेते हैं 10 में क्या है और 9 में क्या है। 10 क्या है, 10 में वो कह रहा है कि बताइए प्रपोजल रिवोक कैसे होती है और डिस्क्राइब करें टाइम फ्रेम आफ्टर विच अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक। मजे की बात बताऊं, चैप्टर नंबर 2 के ही ये दोनों सवाल हैं और आई कैप ने पीछे गालिबन 11 या 12 के अंदर ये दो सवाल अलग अलग करके पूछे हुए हैं, पार्ट ए पार्ट बी बना के, और ये नंबर थे 7। अगर हम काउंट करते 4 और 3 7, उसने सवाल को जोड़ा, एक सवाल बनाया और बना दिया 5 नंबर का। ये बिल्कुल पास्ट पेपर रिपीट है, ना सिर्फ ये बल्कि ये भी। और मजे की बात, इसके अलावा ये सवाल भी पास्ट पेपर से कॉपी पेस्ट होके उसने पूछे हुए हैं। ये सवाल भी बहुत दफा पास्ट पेपर में आ चुका है। सर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 39% बच्चा, 39% बच्चा। इसके अंदर देखते हैं कमेंट्स, यहाँ पे क्या इश्यूज है एग्जामिनर को, क्योंकि ये हमारा वो एरिया है, ये हमारा वो कोर एरिया है जो कि अदर लॉ से डील करता है। और अगर आप अदर लॉ से डील करेंगे तो मैं आपको बताता चलूं कि आपके कंटेंट के अंदर अदर लॉज की सिर्फ डेफिनेशन ही है, उसमें कुछ हर चैप्टर के अंदर 5-6 बातें लिखी हुई हैं और वही बातें डेफिनेशंस में से इतनी इतनी लंबी चौड़ी केस स्टडीज आईकैप नहीं निकाल सकता, उसके पास डाटा ही नहीं है। निकालने में भी आ जाएगा तो उसका आंसर क्रैमिंग बेस से आप आसानी से कर सकते हैं। तो सर 6A में वो कह रहा है कि एग्जामिनर्स ने एक जनरल स्टेटमेंट दी है, दे वर अनएबल टू आइडेंटिफाई द जो ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स हैं डेवलप्ड बाय द ऑपरेटर। तो इन्होंने याद नहीं किया हुआ था, सिर्फ दिमाग में रखा हुआ था और कोशिश की है कि वही उठा के रिप्रोड्यूस कर दिया जाए, जो कि गलत है। कुछ बच्चों ने रिपीट किए हैं बहुत ज्यादा पॉइंट्स, तो इसका मतलब ये है कि अब आपने एग्जाम में वो पॉइंट्स को रिपीट नहीं करना। ये जो गलतियां आईकैप का एग्जामिनर बताता है ना, अगर आप इन गलतियों को ओवरकम कर ले तो जिंदगी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। पार्ट बी में वो कह रहे हैं कि बच्चों ने आंसर ही गलत एक्सेप्ट कर दिया, मांगा कुछ और था, बता कुछ और दिया। और सी में कह रहे हैं कि बच्चों ने काफी ज्यादा इररिलेवेंट आंसर दिया और दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रू पावर्स ऑफ एन आर्बिट्रेटर। तो सर ये 16, 17, 18 में फिर आपको रिपीट कर दूं, चैप्टर नंबर 16 में से, 17 में से, 18 में से लाजमी बात है कि क्रैमिंग टेस्ट होना ही होना है। और आपने क्या करना है, आपने उन एरियाज को बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये भी आपने फर्स्ट आवर में करना है। इसमें क्या था, आपने बतानी है ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑपरेटर। चैप्टर नंबर 16 में अगर आप जाते हैं तो आपको ये नजर आ जाता है, बिल्कुल पैराग्राफ बना हुआ है, कुछ 4-5 बातें हैं वो उठा के आपने लिख देनी है। फिर ऑफेंडर, ये भी टेबल बना हुआ है, लिख देना आपने। उसके बाद 4 पावर्स बतानी है आर्बिट्रेटर की। इससे आसान सवाल और क्या बन सकता है चैप्टर 18 में से। तो चैप्टर 16, 17, 18 में फिर आपको बार बार एहसास दिलाऊंगा, ये मुफ्त के नंबर है, इसको आपने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, लेट्स सी 9 में और 10 में उसको क्या मसला मसाइल था। पहले 10 देख लेते हैं। 10 में वो क्या कह रहा है कि एग्जामिनीज इग्नोर्ड वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्ट।
and did not describe the time frame। वो कहता है कुछ बच्चों ने क्या किया, वो दो पार्ट्स थे बेसिकली, उसको एक समझा और एक को आंसर कर दिया, दूसरे को आंसर ही नहीं किया, तो ये काम भी आप लोगों ने नहीं करना। फिर examiners did not mention the given scenario, the contract must be performed within reasonable time, ये बात नहीं बताई, तो यहाँ पे एग्जामिनर चीख उठा कि भाई पूरी बात क्यों नहीं करते हो तुम सब। तो फर्स्ट आवर का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अच्छा, एमसीक्यूज हम लोग करेंगे सारी थ्योरेटिकल डिस्कशन करने के बाद ही एंड पे करते हैं एमसीक्यूज को उनके साथ करेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग सेकंड आवर के अंदर। सर सेकंड आवर में क्या करना है, सेकंड आवर में आपने मजीद 35 से 40 नंबर हासिल करने हैं ताकि आखिरी घंटे में आपको परेशानी ना हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सर फर्स्ट आवर में 35 से 40 पकड़ने हैं, सेकंड आवर में कोशिश करना है कि 35 से 45 तक आ जाए, और थर्ड आवर के अंदर जो 15 से 20 नंबर का दामन है उसको आपने हाथ से जाने नहीं देना। बीलो का पेपर ना बच्चों का वक्त से पहले खत्म हुआ होता है, क्यों? बच्चों के माइंड में कॉन्सेप्ट होता है, बच्चों को पता है कि इसने क्या मांगना है, मैंने क्या लिख कर आ जाना। ओके, अब देखते हैं सेकंड आवर में आए हुए क्वेश्चंस को। नंबर 1 इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। वो कहता है सर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि आफ्ताब यूज करेगा इन सेटलमेंट ऑफ द प्रोविजन। पहले आपने बताना है कि वो डॉक्यूमेंट कौन सा है, और जब आप बता लेंगे तो फिर आपने उसको ड्राफ्ट भी करके दिखाना है। जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी जरा देख लेते हैं पहले। सर क्वेश्चन नंबर 3 है ना, गालबन J3 है, तो सर 42%। और क्या मसले आए, वो कहता है एग्जामिनीज को पता ही नहीं चला कि ये इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज था या प्रॉमिसरी नोट था, और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिख दी हैं उसके अंदर, उस डायग्राम के अंदर, उस स्पेसिमेन के अंदर जो कि मौजूद ही नहीं है, या बच्चों ने स्पेसिमेन नहीं बनाया, बस अपने पास अंग्रेजी लिख दी है, एक स्टेटमेंट लिख दी है जो कि एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो आपने ये वाली गलतियां नहीं करनी है। सवाल में क्या हो रहा है, 950 960, एक बंदा है जिसने 9,50,000 रुपए का सामान खरीदा, 960 का आगे बेच दिया, 10,000 प्रॉफिट हो गया। जिसको सामान बेचा उससे 10 पकड़ लिया और कहा कि जो बाकी का 9.5 है ये मेरे सप्लायर तक पहुंचा देना। इसका मतलब ये है कि दिस इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि आफ्ताब कहता है कि मुझे दोनों ट्रांजेक्शन सेटल करनी है थ्रू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो कौन सा इशू करेंगे, दैट शुड बी बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट शुड बी बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं प्रॉमिसरी नोट तो वो बात गलत हो जाएगी, उससे आपका पूरा सवाल ही डिस्टर्ब रहेगा। ओके सर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एक लेंथी क्वेश्चन है, हमने थर्ड वाला रखा तो अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। 6 हमारा पूरा हो चुका है, 7 भी मैंने कहा था कि सेकंड हाफ के एंड में या थर्ड वाला स्टार्ट में करूंगा, अब इसको भी नहीं देखना। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे सामने आ रहा है और 9 मेरे सामने आ रहा है, आइए पहले 8 देखते हैं उसके बाद 9 के ऊपर बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कमेंट्स हैं, क्या फीडबैक्स हैं? सर 27%, यानी कि थर्ड सेकंड लोवेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इतना आसान है, सेकंड लोवेस्ट बच्चा यहां से पास हुआ है विद जस्ट 27%। दिस इज सेकंड लोवेस्ट क्वेश्चन वाइज रिजल्ट, सेकंड लोवेस्ट, सेकंड लोवेस्ट क्वेश्चन वाइज रिजल्ट। जी सर, देखते हैं इस सवाल में क्या मसले मसाइल थे। क्वेश्चन नंबर
7 नहीं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वो कहता है एग्जामिनर्स डिड नॉट डिस्कस द पेमेंट मेड बाय वजाहत, और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इसकी अप्रोप्रिएशन कैसे होगी, टाइम वाला फैक्टर नहीं बताया। देखते हैं सवाल में है क्या। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर द क्वेश्चन इज कि आपने बताना है कि प्रोसीड्स ऑफ चेक कैसे एडजस्ट होंगे अगेंस्ट द सम ऑफ रिसीवेबल्स, यानी कि अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। Sultan imports mulberry silk and receives repetitive orders from regular customers. The invoices are generated on the dispatch date and payment becomes due on the last date of the subsequent month. Subsequent कहते हैं अगले को। तो सर ये एक लिस्ट आ रही है डेट ऑफ इनवॉइसेस की, ये अमाउंट आ रही है, और ये उसकी ड्यू डेट आ रही है, और ये आगे नजर आ रहे हैं मुझे कमेंट्स। अच्छा, एक टाइम बार्ड हुआ है। जरा मुझे ये बताइए, क्या हम लोग टाइम बार्ड को माइनस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मुझे आपने सोच के बताना है कि क्या टाइम बार्ड डेट को माइनस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। टाइम बार्ड डेट को माइनस कर सकते हैं? जी, क्या हम लोग टाइम बार्ड को माइनस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? टाइम बार्ड को बिल्कुल हम लोग माइनस कर सकते हैं। फिर ओवर ड्यू है 1 साल से, 2 महीने से, 2 महीने से, और अभी तक ये ओवर ड्यू नहीं हुआ। ओके सर, पहला ऑप्शन क्या होता है? पहला सिनेरियो क्या था? जो कस्टमर कह दे, जो डेटर कह दे। तो क्या यहाँ पे डेटर ने कुछ कहा है? क्या वजाहत बीइंग अ डेटर उसने कुछ कहा है? क्या वजाहत ने कोई इंफॉर्मेशन दी है? क्या वजाहत ने कहा है कि मेरा ये डेट इसके अगेंस्ट आपने एडजस्ट करना है? तो हमारा जो रिसीवेबल है, जो हमारा कस्टमर है, वो खामोश है। अब जब वो खामोश है तो उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आती है क्रेडिटर के पास। क्रेडिटर कौन है? सुल्तान। क्यों? सुल्तान इंपोर्ट कर रहा है मलबेरी सिल्क। ठीक है, तो अब अगर सुल्तान के पास ऑप्शन आ गई है तो सुल्तान किसी भी डेट को चाहे उसके खिलाफ एडजस्ट कर सकता है, मगर शर्त क्या है कि वो डेट क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। वो डेट लॉफुल होना चाहिए, चाहे टाइम बार्ड है या नहीं है, लॉफुल हो। हाँ, अगर कोई डिस्प्यूटेड है तो वो मेरा माइनस नहीं हो। डिस्प्यूटेड को माइनस करने की इजाजत लॉ ने नहीं दी। अच्छा, अगर सुल्तान भी कोई अप्रोप्रिएशन ना करे तो फिर अब हम करेंगे विद ऑर्डर ऑफ टाइम। तो पहली ऑप्शन किसके पास आई थी? मुजाहिद के पास। उसने नहीं किया तो गई सुल्तान के पास। इसने भी नहीं किया तो फिर गई ऑर्डर ऑफ टाइम के ऊपर, ऑर्डर ऑफ टाइम के ऊपर चली गई। फिर आपको याद होगा कि अगर डेट इक्वल स्टैंडिंग्स के होते हैं, अगर कोई डेट मेरा इक्वल स्टैंडिंग का है, अगर डेट इक्वल स्टैंडिंग का है तो फिर हम उसको डिस्चार्ज करते हैं उसकी रेलेवेंट प्रोपोर्शन बना के। तो सर 31 जनवरी 60,000, 10 मई लाख रुपया, सबसे पहले ये दो पेमेंट्स हमारी एडजस्ट होंगी। अमाउंट कितनी आ रही है? अमाउंट आई है 2,20,000 रुपए की। तो 2,20 में से सबसे पहले माइनस क्या होगा? 60,000, और ये आगे पैसे मेरे पास 1,00,000 और 60,000 रुपया, फिर माइनस होगा लाख रुपया। पैसे बच गए मेरे पास 60,000, पैसे बच गए मेरे पास 60,000, पैसे आ गए 60,000 रुपया। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब अगर आप लोग गौर करें तो ये दोनों इक्वल स्टैंडिंग्स पे खड़ी हो गई है। 30 अप्रैल इसका भी ड्यू डेट है और 30 अप्रैल उसका भी क्या है? ड्यू डेट है। तो अब यहाँ पे हम लोग लेंगे इनकी रेलेवेंट प्रोपोर्शन। ये वर्किंग ध्यान से देखिएगा, ये वर्किंग आपने बिल्कुल ध्यान से देखनी है।
सर 90,000 जमा 2 लाख, यही है ना? 90 और 2, ये आते हैं 2 लाख और 90,000। अब 90 डिवाइडेड बाय 290, और पैसे कितने रह गए हैं? 60, मल्टीप्लाई बाय 60,000। और दूसरा 2 लाख डिवाइडेड बाय 290 मल्टीप्लाई बाय 60,000। तो जरा मुझे बताइएगा हमारे पास दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं? पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है जी? पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है? 18,620। क्या पहले वाला 18,620 आ रहा है? और अगले वाला आ रहा होगा 13,000, नहीं, अगले वाला आएगा 41,380। तो ये आ रहा है 41,380, और ये आपको मिल जाएगा 18,620 रुपए। तो सर ये पूरा माइनस हो गया, ये पूरा माइनस हो गया, इस 90 में से कितना माइनस होगा? ये। और इस 2 में से कितना माइनस होगा? ये। इस तरीके से आपने उसको अप्रोप्रिएशन में करना था। Am I clear with this question? जी, क्या ये एक लॉजिकल सवाल समझ आता है? क्या इसकी वर्किंग समझ आई है? अच्छा, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको फोर्स करेगा कि आपने एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर लाजमी लेकर जाना। अदरवाइज कैलकुलेटर लेके जाने की इजाजत है बट जरूरत नहीं आती है। क्यों? बीलॉ का पेपर है, थ्योरी का पेपर है, इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। मगर इस तरह के सवाल जब आते हैं ना तो बच्चा पैनिक कर जाता है। तो आपने एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर लाजमी लेके जाना है, घर छोड़ के नहीं जाना, कोई आप पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा। तो सर सेकंड आवर में ये सवाल बहुत ही मजे का था, और आपने अगर पूरा सही सॉल्व कर दिया है तो 5 में से 5 नंबर हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मगर शर्त ये है कि आपने सही से इसको प्रेजेंट किया हो, सही से इसको सॉल्व भी किया हो। फिर आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 4 जमा 5, 9 नंबर का सवाल। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये दोनों पार्ट्स, ये एक ही पूरी कहानी चल रही है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज कि काजिम ने एग्री किया है कि वो सप्लाई करेगा 5 लाख कॉटन फैब्रिक रोल्स ऑफ अ स्पेसिफिक डिजाइन टू ज़ैनब्स वर्कशॉप ऑन 4 सितंबर बिटवीन 10 से 9, सुबह 10 से रात 9। मुझे बताइए क्या टाइम स्पेसिफाइड है, क्या डे स्पेसिफाइड है, क्या क्वांटिटी स्पेसिफाइड है, और ये डिजाइन स्पेसिफिक है, और ये किसने पसंद किया होगा? जैनब ने पसंद किया होगा अपने वर्कशॉप के लिए। जैनब ने कासिम को बताया है कि उसको रोल अर्जेंटली चाहिए क्योंकि उसने बाकी के ऑर्डर्स को कैश करना है, उसने बाकी के ऑर्डर्स को पकड़ना है। और 4 सितंबर कासिम बॉट द रोल्स, 4 को लेकर आने थे, 4 को ले आया, मगर कब लेकर आया? रात के 8:30 बजे। सर टाइमिंग थी सुबह 10 से रात 9, क्या मैं ये कह दूं कि ये अपने टाइम के अंदर अंदर वो सामान उठा के ले आया? ले आया। एंड आस्क्ड टू टेक डिलीवरी क्विकली, उसने कहा बस मैं सामान ले आया हूं, फटाफट से आओ और इसकी डिलीवरी ले लो क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है, मुझे एक और डिलीवरी करने जानी है। आई एम इन अ रश, मुझे एक और डिलीवरी करने जानी है, तो फौरन से आओ और आकर अपना सामान ले लो बिफोर 9 PM। Zainab wanted to check one roll from each of the 1,000 boxes। Zainab की ख्वाहिश थी कि वो हर 1000 कार्टूनों में से, हर कार्टून में से एक एक रोल पकड़ के खोले और चेक करें, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आप 1000 रोल को वेरीफाई करने की बात कर रहे हो, आप कम टाइम में 1000 रोल को वेरीफाई करने की बात कर रहे हो। अच्छा, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि क्या वो उसी डिजाइन के हैं जो कि उसने ऑर्डर किए थे। काजिम ने थ्रेट किया जैनब को कि भाई अगर तुमने डिलीवरी ना ली, गुड्स पे साइन ना किए,
तो जो मैं सामान लेकर आया हूँ वो मैं अगले 10 मिनट में वापस ले जाऊंगा, और he will not deliver the rolls to her and will take the truck away to unload the next order. उसने कहा कि मैं फिर चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास नहीं रुकने वाला, मैं तुम्हारे पास नहीं रुकने वाला। जी ये बताइए, ये जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस काजिम दे रहा है कि भाई जल्दी से आ जाओ, और उसको मौका नहीं दे रहा कुछ भी चेक करने का, ठीक है मैं मानता हूं कि उसने 1000 कार्टूनों को खोल के 1000 रोल निकाल के 1000 थान निकाल के चेक करने हैं, ये बात अलग है। मगर एक बंदा जो कि डिलीवरी लेकर आया है वो कहता है कि भाई फटाफट आओ और अपनी डिलीवरी उठाओ और चलते बनो, ये ऑफर परफॉर्मेंस मेरी वैलिड कराने के काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि ये अनकंडीशनल होनी चाहिए। वो कह रहा है कि अगले 10 मिनट में साइन करो, उसने कंडीशन डाल दी है। कहाँ लिखा भाई ये? उसने ये कहा है ना कि अगले 10 मिनट में साइन करो, इसका मतलब ये है कि वो आपके वैलिडेट कर रहा है एक कंडीशन कि भाई इसके अंदर रिसीव करना है तो करो, ये कंडीशन है कि इसके अंदर अंदर रहते हुए रिसीव करना है तो करो, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस हम लोगों ने पढ़ा था, ये अनकंडीशनल होनी चाहिए। और क्या जैनब के पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है इसको वेरीफाई करने की, इसको चेक करने की? और क्या जैनब ने स्पेसिफिक डिजाइन मांगे थे? क्या जैनब ने स्पेसिफिक डिजाइन मांगे? तो वो 10 मिनट में बेचारी 1000 बॉक्सेस को खोल के 1000 थानों को कैसे चेक कर सकते हैं? तो जो कासिम बात कर रहा है वो जस्टिफाइबल बात नहीं है, और हम उसका ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कबूल नहीं करेंगे। टेक्निकली दिस वाज चैप्टर नंबर 6, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ये कबूल करने के काबिल चीज नहीं है। अच्छा ये तो हमने कासिम के एंड से बात कर ली, अब जरा जैनब के एंड से बात करें मेरे साथ। जैनब को अर्जेंसी है, क्यों? उसने कहा था 4 तक ले आना, और वो लाया भी कब है? 4 को। और सुबह सुबह भी नहीं लेकर आया ना, लाया भी शाम में, बल्कि रात में। उसके स्टिपुलेटेड टाइम से आधा घंटा पहले तो वो सामान डिलीवर कर रहा है, उसके टाइम से हाफ आवर पहले तो वो सामान लेकर पहुंचे, और उसके बाद थ्रेट भी कर रहा है। और अगर काजिम ये रोल डिलीवर नहीं करता तो जैनब क्या करेगी? जैनब फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती है। क्यों? पहले बंदे ने नॉन डिलीवरी की है, पहले बंदे ने नॉन डिलीवरी की है एट एग्रीड डेट, वो देके नहीं गया, वो किक मार के या वो स्टार्ट करके आगे चला गया, वो देके नहीं गया। डिलीवरी हुई है? नहीं हुई। तो अब क्या होगा? जैनब के एंड के ऊपर हम कहेंगे कि ये एक वॉइडेबल ऑप्शन बन गई है, चाहे तो वैलिड कर दे, चाहे तो वो उसको वॉइड कर दे, उसको कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा नीचे देखते हैं। कासिम ब्रॉट द कॉटन फैब्रिक रोल्स, वो लेकर आया 5 तारीख को, मांगे कब थे? 4 को। कब लेकर आया? 5 को। ये एक सिनेरियो व्हाट इफ, यानी कि उसी से एक और बन गया सिनेरियो कि वो 4 को नहीं लेकर आया, वो लेकर आया 5 तारीख को। अगर वो 5 को लेकर आया तो वो सामान लेकर आया 5 तारीख को, और कब लेकर आया? सुबह 10:30। कब चाहिए था? 4 तारीख को। अच्छा इसमें क्या था? इसमें ये था कि हमने टाइम और दिन स्पेसिफाई किया हुआ था। ओके, जैनब ने रिफ्यूज कर दिया टू टेक डिलीवरी, उसने कहा कि भाई तुम टाइम पर नहीं आए तो मैं तुमसे डिलीवरी लेने के लिए अब अहल नहीं हूं, या तुम मुझे देने के लिए अहल नहीं हो। हाउएवर जैनब ने ऑफर की कि अगर वो चाहे तो डिलीवरी ले भी सकती है, अगर तुम उसको एक स्पेशल डिस्काउंट दो 20% ऑफ द इनवॉइस अमाउंट। बताइए जैनब का पॉइंट ऑफ व्यू और उसका पॉइंट ऑफ व्यू। क्या कासिम को पता था कि जैनब को ये सामान 4 तारीख पे चाहिए? जरा मुझे बताइएगा, क्या टाइम एसेंस था?
क्या काजिम को इस बात की कदर थी कि जैनब ने ये सामान 4 तारीख पे मेरे से मंगवाया हुआ है और अगर मैं नॉन डिलीवरी करूंगा तो वो धोखा दे रहा है। और अगर जैनब इसको रिसीव ना करे तो क्या आपको लगता है कि जैनब ब्रीच करेगी? अगर जैनब ने ये डिलीवरी नहीं ली तो क्या हम ये कहेंगे कि जैनब ने ब्रीच किया? क्या वहां पे जैनब की ब्रीच काउंट होगी? नहीं, उसने ब्रीच नहीं किया। उसका राइट है, क्यों? उसने दिन स्पेसिफाई किया हुआ था, उसने टाइम स्पेसिफाई किया हुआ था, वो उसके एंड पे अवॉइडेबल हो गया। ब्रीच किसने किया है? काजिम ने। जैनब ने ब्रीच नहीं किया। अच्छा, अगर काजिम एग्री हो जाए 20% डिस्काउंट देने पे, अगर ये भाई एग्री हो जाए कि मैं तुम्हें 20% की डिस्काउंट देता हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज एन ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? अगर वो मान जाता है, इसका मतलब है कि म्यूचुअल कॉन्सेंसस हुआ है, म्यूचुअली डिसाइड हुआ है कि भाई अब कम अमाउंट के ऊपर ये सामान जाएगा ही जाएगा। और क्या बाद में वो ये कह सकता है कि मुझे पूरे पैसे दो? क्या बाद में वो पूरे पैसे डिमांड कर सकता है? बाद में वो पूरे पैसे डिमांड नहीं कर सकता। एक दफा अगर उसने डिस्काउंट दे दी तो उसने डिस्काउंट दे दी, कल को वो पूरे पैसे डिमांड करने के काबिल नहीं। जैनब के पास पूरी ऑप्शन है कि वो वॉइड करे, कर दे, ना ले, ना ले, खत्म कर दे। उसका खत्म करना ब्रीच नहीं है। क्यों? ब्रीच किया है सप्लायर ने। सप्लायर कौन था? कासिम। कब लेकर आना था? 4 तारीख को। कब लेकर आया? 5 तारीख को। तो सर खुद बताइए, क्या ये 9 नंबर का सिनेरियो मुश्किल था? क्या ये समझने में हमें टाइम लगा? आसान तरीन सवाल था, बिल्कुल आसान तरीन एक क्वेश्चन है। अब हमारे पास रह गया है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 और एमसीक्यू से रह गया। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और फिर ब्रेक पे चलते हैं, फिर आगे 7 करेंगे और एमसीक्यूज करेंगे और सेशन हमारा खत्म हो जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक 4 का है, एक 3 का है, फिर 3 का और एक 4 का है। देखते हैं क्या पूछ रहा है और हमने कैसे इसका आंसर करना चाहिए। आप लोग जरा सवाल पढ़ें, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। इसका पार्ट ए कम से कम रीड कीजिएगा कि पार्ट ए में वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। जी देखते हैं। रहीम खान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसकी एक अपने आईटी फर्म है और उसने बहुत सारे फ्रीलांसर्स को अपने पास काम दिया हुआ है ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। खुद वो एक पार्ट टाइम काम करता है एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जहां पे वो डिफरेंट कोर्सेज कराता है टीचिंग। पार्ट ए, while teaching at the institute, रहीम met a course participant यानी कि एक स्टूडेंट जिसका नाम है उसामा, जिसके पास स्पेशलाइज्ड ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स थी। उसने उसामा के साथ कोलैबोरेट किया एंड सबमिटेड अ वेबसाइट डिजाइनिंग प्रपोजल टू अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। उन दोनों ने आपस में कोलैबोरेट किया और अपने क्लाइंट को उसने एक वेबसाइट का डिजाइन ऑफर किया कोलैबोरेशन के साथ। उसका नाम है फरा। फरा को ये प्रपोजल बहुत पसंद आई और उसने दोनों को ऑफर की कि भाई तुम मेरी बुटीक के लिए वेबसाइट बनाओ जिसके लिए मैं 5 लाख रुपए देने को तैयार हूं। रहीम एंड उसामा लाइड टू फरा दैट उसामा इज 18 years old। पता ये चला कि उसामा तो माइनर है, उसामा तो माइनर है और अब भी उसकी 18वीं सालगिरह होने में काफी महीने पड़े हैं। बताइए क्या फरा रहीम और उसामा के अगेंस्ट ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवा सकती है या नहीं? सर क्या उसामा माइनर है?
बताइए, क्या उसामा माइनर है? क्या मेरा माइनर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है? और ये माइनर क्यों है? क्योंकि इसकी एज 18 साल से कम है, और माइनर के साथ किया हुआ हर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो। ये बात हमें पता है। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो क्या वो फराह को लायबल होगा? भाई वो धोखे से भी अगर आया ना कॉन्ट्रैक्ट में, तो लायबल कौन होता है? जिसके साथ मिल के कॉन्ट्रैक्ट किया हो। तो कौन था? रहीम। तो फराह को ये लायबल तो नहीं होगा। फराह उसामा से परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकती, अलबत्ता वो चाहे तो रहीम से ऑफर, और सॉरी रहीम से वो अपनी परफॉर्मेंस डिमांड कर सकती। तो फराह के लिए जो मेजर बंदा है वही कौन है? रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि उसामा कौन है? एक माइनर, और माइनर के साथ किया हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। वो हमेशा क्या होता है? वॉइड अब इनिशियो। वो हमेशा क्या होता है? वॉइड अब इनिशियो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 3 नंबर के लिए सवाल है। 10 सितंबर 2022, a virtual gaming tournament has been scheduled in which a Pakistani team will participate from Pakistan. Raheem provided training to that team. Considering the team skills, he proudly claimed to his friend Nadir that उसकी टीम टूर्नामेंट जीत के आएगी। नादिर ने ऑफर किया कि रहीम, तुम ₹1,00,000 रखो एज सिक्योरिटी, और अगर तुम्हारी टीम टूर्नामेंट जीत गई तो मैं तुम्हें इसका डबल करके वापस करूंगा। रहीम एग्री हो गया और उसने ₹1,00,000 नादिर को दे दिया। डिस्कस करेंगे क्या रहीम नादिर को सू कर सकता है कि अगर टीम उसकी वाकई में टूर्नामेंट जीत जाए और नादिर पेमेंट देने से भाग जाए, कतरा जाए, रिफ्यूज हो जाए? क्या ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या ये वेजर है? ये बताया ना पहले मुझे। क्या इसको मैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मानूं या मैं इसको वेजर मानूं? क्या ये वेजर है या ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? ये जनाब वेजर है। ये क्या है? ये वेजर है। ₹1,00,000 एक बंदे ने निकाल के दे दिया है, क्या वो ₹1,00,000 वापस हो सकता है? वो ₹1,00,000 वापस होना भी मुश्किल है। उस ₹1,00,000 के अगेंस्ट आप कोई केस भी नहीं कर सकते। रिकवरी ऑफ मनी के लिए कोई केस नहीं किया जा सकता। तो अगर आपने वेजरिंग आपको याद हो, तो ये वहां का एक सवाल उसने टेस्ट किया। फिर और गैंडी लिमिटेड, ओएल ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट विद आईटी फर्म ताकि वो ओएल के सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज कर सके। और पेमेंट कितनी है? 15 लाख पर क्वार्टर पेबल। रहीम ने आगे हायर किया जिया को कि वो काम करेगा जिसकी सैलरी लेगा 2 लाख पर मंथ। रहीम ने बहुत सारे रिमाइंडर्स भेजे हैं ओएल को कि भाई अपना पासवर्ड वगैरह शेयर करो, मगर वहां से कोई पासवर्ड अभी तक नहीं आया। वहां से कुछ भी नहीं आया। क्या मैं कह दूं कि ये एक रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस है या रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, और ओएल बेसिकली प्रिवेंट कर रहा है रहीम को कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड ना करें। तो यस, ओएल यहाँ पे जो है वो खराब है। ओएल जो है ओएल जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। ओएल क्या कर रहा है? रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। ओएल रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है ताकि अगला बंदा अपनी परफॉर्मेंस पूरी ना दे पाए, अपना प्रॉमिस पूरा ना कर पाए। तो सर रहीम के लिए ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। रहीम भाई के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड। और उसको वो क्या कर सकता है? डिक्लेयर कर सकता है वॉइडेबल है। चाहे तो एग्री कर ले, चाहे तो वो उससे इनकार कर ले, कोई मसले वाली बात नहीं है। रहीम को एक सिमिलर प्रोजेक्ट मिल गया, अगर आप किसी को कैरी करें नीचे, मुस्लिम लिमिटेड। रहीम ने ऑफर कबूल कर ली और वो प्रोजेक्ट जिया को दे दिया। उसी दिन वहां से ईमेल भी आ जाती है और अब उसके पास रिसोर्सेस अनअवेलेबल है। अब बताइए उसको क्या करना चाहिए? हमने ऊपर क्या बात की थी कि ये वॉइडेबल है। तो अगर हम
उसको परफॉर्मेंस नहीं देंगे, इट मींस कि हम क्या कर रहे हैं, उसको रिस्काइंड कर रहे हैं, जो कि हमारे पास ऑप्शन आ चुकी है। क्यों? हम लोग कौन है? मजलूम पार्टी। तो वो ऑप्शन तो उनके पास आ चुकी है। हाँ, ये कहना कि अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन रिसोर्सेज है, ये गलत है। जो उसने कमेंट किया है ना कि अब मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो मसला है, ये है, इसका मतलब है कि वो कोई सुपर विनिंग की पॉसिबिलिटी निकालने के चक्रों में है, जो कि उस तरीके से निकल नहीं पा रही है। तो ये बात गलत है। उसको बाहर से कोई बंदा बुला के रखे या जिया को डबल शिफ्ट लगा के काम करवाए, ये काम उसने गलत किया है। तो उसके पास इसको वॉइडेबल करने की ऑप्शन तो है, मगर अगर वॉइड करना है तो किसी जेन्युइन रीजन पे वॉइड करे। ये रीजन कि अब ये एक सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, अब खर्चा बढ़ रहा है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, ये मसला है, वो मसला है, ये कोई लॉजिक क्रिएट नहीं करता। तो ये एक बड़ा मजे का सवाल है, जिसमें चैप्टर नंबर 5 भी टेस्ट हो गया है, 6 भी हो गया है, 7 भी हो गया है, 9 भी हो गया है। तो ये सवाल आपने कोशिश करना है कि जरा इसको लिख के सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 5 को। ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली क्वेश्चन नंबर 7। तो सर यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक करते हैं, 3:15 हुए हैं। लेट्स मीट एट 3:30 एंड कहानी को आगे लेके चलते हैं। जी, वेलकम बैक। कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमारा एक सवाल रह गया है एंड वी हैव एमसीक्यूज। तो आइए वाला सवाल करते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट एमसीक्यूज। सर, 4 पार्टनर्स हैं, नुमान, सलीम, अहमद, सना, और इन्होंने मिलकर करना है एक बिजनेस पार्टनरशिप का। नाम है फर्म का द मास्क ट्रेडर्स। जब पार्टनरशिप शुरू हुई थी तो नुमान ने ये बात डिस्क्लोज की थी दूसरे पार्टनर्स को कि उसका इंटरेस्ट है इन फैमिली बिजनेस और वो वेलवेट फैब्रिक्स एक्सपोर्ट करते हैं, और इसके कनेक्शंस हैं बाहर मार्केट में टू विद फॉरेन बायर्स। तो नुमान ने बहुत सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इस दमास्क वालों को लाके दिए हैं, और सलीम ने इन तमाम ऑपरेशंस को हैंडल किया है और ये इंश्योर किया कि ये टाइमली डिलीवरी देंगे टू द कस्टमर्स। सर, पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट। On 5th of September, a meeting was held to discuss the financial performance of DT, or following matters were discussed. Profit for the year आया after accruing the salary of Salim 1 lakh per month. नुमान फाउंड दिस अनजस्टिफाइड। नुमान ने कहा कि भाई सलीम को सैलरी क्यों दी जा रही है, अनजस्टिफाइड है, और डिमांडेड एन इक्वल अमाउंट ऑफ सैलरी, ताकि वो भी सैलरी के अंदर अपना हिस्सा ले पाए, ताकि वो भी सैलरी के अंदर अपना हिस्सा ले सके। तो क्या सैलरी लेना बुरी बात है? क्या सैलरी लेना खराब बात है? क्या सैलरी नहीं लेनी चाहिए? बेसिकली हो क्या रहा है, सलीम अपने तमाम तर ऑपरेशंस को हैंडल कर रहा है। टेक्निकली हम ये कह सकते हैं कि जो सलीम भाई है ना, ये एक्टिव पार्टनर है, और नुमान को जो उसकी रेम्यूनरेशन मिलता है वो उसको नजर आ रहा है, उसको लग रहा है कि एक अनजस्टिफाइड सा एक्ट है। बल्कि ये शुरू में एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ होगा कि ये पार्टनर पैसे लेगा, सैलरी लेगा, तो बाद में आप उसको अनजस्टिफाइड करार नहीं दे सकते। अगर तो शुरू डीड में ये बात तय हो गई है कि ये बंदा सैलरी भी लेगा और प्रॉफिट भी लेगा, तो डेफिनेटली जब वो रेम्यूनरेशन ले रहा है तो फिर बाद में आप उससे जो है वो खिलाफ नहीं हो सकते। तो सलीम भाई जो सैलरी ले रहे हैं वो लेते रहेंगे, और जब तक बाकी पार्टनर्स म्यूचुअली कंसेंट करके वो खत्म नहीं करते, ये चीज अनजस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 3 नंबर के लिए एक आसान सा सवाल था। 20% of the export orders were combined orders of denim and velvet fabrics। ऊपर आपको याद होगा हमने कहा था कि एक पार्टनर है नुमान, और वो वेलवेट के काम में भी है और उसका काम फैमिली वाला है। Salim argued that 50% of the Velvet's business profit should be paid to DT। उसने कहा कि भाई 50% जो प्रॉफिट तुम्हें वेलवेट से आ रहा है ये तुम हमारी फर्म को दो।
अब देखने वाली बात ये है कि क्या शुरू में इसने बताया था या इसने नहीं बताया था। तो सर शुरू में तो उसने बता दिया था, और ये पार्टनरशिप अभी अभी न्यूली इस्टेब्लिश हुई है। और नुमान क्या कर रहा है, नुमान अपनी फैमिली बिजनेस की गुडविल को इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो डीटी की रेपुटेशन बढ़ा सके। हाँ, अगर तो बिजनेस सेम नेचर का है, कंपीटिंग है, तो फिर मसले वाली बात होती है। अब एक तरफ डेनिम फैब्रिक है जो जीन्स के लिए इस्तेमाल होता है, और एक तरफ वेलवेट है, तो डेफिनेटली अब ये कंपीटिंग नेचर का बिजनेस तो नहीं है। फैब्रिक जरूर है, मगर एक फैब्रिक और तरह की है, एक फैब्रिक और तरह की है, तो ये कंपीट नहीं कर रहा किसी भी तरीके से, तो ये खिलाफ वर्जी भी नहीं है। और अगर तो ये बात शुरू में तय हुई होती कि तुम हमें इससे भी जो मुनाफा आएगा फर्म को दोगे, तो ये बात उस वक्त मानी जाती, क्योंकि शुरू में भी तय नहीं हुई। और नुमान ने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया था इन द वेरी स्टार्ट कि भाई ये वेलवेट वाला काम हम लोग कर रहे हैं और हम लोग करते रहेंगे, और बाकी पार्टनर्स को उस वक्त कोई मसला नहीं था। तो यस, अब ये 50% का तो प्रॉफिट का तो मानना भी कोई बनता नहीं है। Ahmed informed that he had paid 9 lakh from his personal bank account to supplier on 31 January, ठीक है, due to non-availability of cash. On 31 May, the amount was paid back to Ahmed. मई में अमाउंट वापस कर दी गई। उसने कहा कि मुझे 27,000 प्रॉफिट दो, जो कि वो अर्न करता अगर वो पैसे उसके बैंक अकाउंट में पड़े होते। तो टेक्निकली यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे उसने 9 लाख रुपया जो दिया है, जो उसने 9 लाख रुपया दिया है, ये माना जाएगा कि उसने एक्स्ट्रा कैपिटल पे किया है, और उस एक्स्ट्रा कैपिटल के ऊपर अगर वो चाहे तो इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। और अगर इंटरेस्ट की कोई परसेंटेज डिफाइंड ना हो, जरा मुझे बताइएगा, इंटरेस्ट फिर कितने परसेंट के ऊपर मिलेगा? 6% के ऊपर मिलेगा। तो जरा निकालते हैं, 9 लाख का 6%, और ये फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने, 4/12, इसका आंसर क्या आएगा? निकाल के बताइएगा। 9 लाख इंटू 6% इंटू 4/12 कितने? 18,000। तो सर वो 18,000 के लिए तो 18,000 सर, वो 4/12 18,000, तो 18,000 रुपया तो उसको मिल सकता है, मगर 27,000 रुपये की जो अमाउंट वो बना के बैठा हुआ है, ये उसको नहीं मिलेगी। फिर नुमान stated that he had bought most of the orders, उसने कहा तो ऑर्डर्स तो सारे मैं लेकर आया हूँ, तो रिमेनिंग पार्टनर जो है वो इस डीटी का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते बाहर, अगर वो पार्टनरशिप छोड़ता है तो। उसने कहा कि जनाब अगर तो मैं पार्टनरशिप छोड़ूंगा तो ये मैं नाम साथ लेके जाऊंगा, फिर बाकी पार्टनर्स ये नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये नाम याद रखिएगा हमेशा प्रॉपर्टी ऑफ फर्म होता है। ये नाम क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। तो ये फर्म की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब है कि सबकी प्रॉपर्टी है, ये किसी एक अकौते पार्टनर की प्रॉपर्टी। अच्छा, जो पार्ट बी है ना, उसमें ये जो पार्ट बी है, इसमें सारी राम कहानी वो माइनर की पूछ रहा है, सारी की सारी राम कहानी माइनर वाली है। चैप्टर नंबर 13 में जब आप लोग जाते हैं तो आपको माइनर का एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो द पार्ट बी is purely based upon admission of minor to the benefits of partnership firm. तो this marks the paper। एक मजे की बात बताऊं, ये वाहिद पेपर है अभी तक जिसमें कोई भी बड़ा सवाल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से इतना ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ। ऑल्दो उसने एक सवाल पूछा है, ये सिर्फ 5 नंबर के लिए, कोई बड़ा सवाल 10 नंबर तक की टेस्टिंग यहाँ पे उसने नहीं की, सिर्फ 5 नंबर तक अपने आप को महदूद रखा है नेगोशिएबल में से। अच्छा जी, आए एमसीक्यूज के ऊपर बात करते हैं। सर एमसीक्यूज के ऊपर बात करते हैं, और एमसीक्यूज में आपने एक बात याद रखनी है। पहली बात तो ये कि एमसीक्यूज को जब आप लोगों ने सॉल्व करना है, जब आप लोगों ने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, तो पूरा पूरा आंसर लिखने नहीं बैठ जाना शीट के ऊपर। सिर्फ आपने लिखना है 1A 2A 3A। ए के आगे जो जुमला है, जो स्टेटमेंट है, वो लिखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। सर
Which part of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan contains special provisions regarding National Economic Council? Part 2, Part 3, Part 5 या Part 7? नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के लिए जो बातें की गई हैं वो सर Part 5 में की गई हैं, रिलेशनशिप बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। बताइए इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है कंपटीशन एक्ट का? टू प्रोवाइड एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल है, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम एंटी कंपैरेटिव बिहेवियर नहीं। कंपटीशन एक्ट तो चाहता है कि कंपटीशन हो, फायदा हो, तो पार्ट बी, पार्ट डी। ओके, थर्ड देखते हैं। वो कहता है ऑन 1 सितंबर 2022 OF agreed to deliver 100 kg of fresh pickled red roses to BB on 4 सितंबर at 250 रुपया पर किलो फॉर अ वेडिंग सेरेमनी। यकम को एग्रीमेंट हुआ और डिलीवरी कब होनी है? 4 तारीख को होनी है। 2 डेट्स आ गई हमारे पास, ये डेट नंबर का एक MCQ है। As the roses were to be picked in the morning of the event day, OF planned to procure the roses from Tefta Gardens और उन्होंने 100 रुपया पर केजी के हिसाब से एग्रीमेंट पीछे कर लिया हुआ। However, on 3 सितंबर before OF could place the order with Tefta Gardens, अभी उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, प्लान किया था। बीबी ने कहा कि भाई अब 4 को नहीं, हमें 7 तारीख को चाहिए। अब हमें 4 को नहीं चाहिए, हमें 7 तारीख को चाहिए। रीस्केड्यूल। क्या कोई डैमेजेस क्लेम होंगे? क्या इनको कोई लॉस हुआ? क्योंकि इन्होंने जस्ट प्लान किया था, प्रोक्योर नहीं किया था। इन्होंने प्लान किया था कि वो एक दिन पहले वहां से 100 रुपए किलो के हिसाब से फूल खरीद के ले आएंगे। इट वाज जस्ट अ प्लान। इंप्लीमेंट होना था, हुआ नहीं था। इसका मतलब है कि क्या डैमेजेस मिलने चाहिए? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टी ने कोई लॉस इसकी वजह से सफर नहीं किया, कोई लॉस सफर नहीं हुआ, तो किसी भी तरह का कोई डैमेज क्लेम नहीं किया जाएगा। रीजन क्या है? रीजन क्या है? देयर इज नो एक्चुअल लॉस, देयर इज नो actual loss. Why? Because it was just planned, it was not executed. Mona promised to sell her wedding dress to Sadaf for ₹80,000. अगर वो 30,000 रुपए एडवांस में दे दे और बाकी डिलीवरी के साथ 1 महीने के बाद दे दे। मोना जिसका ड्रेस है उसको पता है कि उसका जोड़ा जो है, शादी का जोड़ा, वो खराब है और डिस्ट्रॉय है कंप्लीटली। उसको चाहिए थे 30,000 रुपए अर्जेंटली, तो उसने वो 30,000 रुपए पकड़ लिया और वादा किया कि मैं तुम्हें 1 महीने में जोड़ा दे दूंगी और उसके बाद तुमसे 50,000 रुपए ले लूंगी। सदफ एग्री टू द पेमेंट और उसने 30,000 रुपए मोना को दे दिए। अब इसका मतलब है कि मोना जानते हुए गलत बात कर रही है, मोना जानते हुए फ्रॉड कर रही है, मोना जानते हुए फ्रॉड कर रही है। Subsequently, when Mona failed to honor the delivery, सदफ ने बाहर मार्केट से एक और ड्रेस परचेज कर लिया लाख रुपए। Identify the amount which Mona is liable to pay सदफ। कितनी अमाउंट वो लाइबल है कि वो सदफ को पे करेगी? 20,000, 30,000, 50,000 या 80,000? जी जरा बताइए, सोच के बताइएगा कितनी अमाउंट पेएबल होगी और क्यों। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 80,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 80,000, मार्केट प्राइस है 1 लाख। डिफरेंस आएगा ऑर्डिनरी डैमेज, कितना है? 20,000 प्लस जो उसने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है 30, इसको ऐड करें, आंसर क्या आएगा? 50,000। आंसर क्या आएगा? 50,000। भाई जो 30 दिया है एडवांस वो वापस नहीं करना, वो भूल जाए, वो छोड़ दे, वो वापस नहीं लेंगे आप लोग, वापस लेंगे ना। तो 20 डिफरेंस और 30 जो आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है उसको डाल के
50। ओके, आयजा जो है, सॉरी अजीजा जो है, वो एक होम बेस कुकर है। वो केक बनाती है फॉर स्पेशल ओकेजन्स। 5 सितंबर वाले दिन डिस्काउंट ऑफर हुआ सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर विद द कैप्शन कि आज ऑर्डर करें और हासिल करें स्पेशल प्राइस ऑफ ₹2000 पर पाउंड फॉर आवर स्पेशल चॉकलेट फज केक। डिलीवरी होगी विद इन 24 आवर्स। सादिया ने मैसेज किया अजीजा को ऑन द सेम डे और उसने ऑर्डर प्लेस किया 2.5 पाउंड के केक का। अजीजा का जवाब ये आया कि वो चार्ज करेगी अब 3000 पाउंड एज शी हैज रिसीव्ड मैनी ऑर्डर्स, और अब वो प्रीमियम प्राइस के ऊपर चार्ज करने वाली है। क्या उसका प्रीमियम प्राइस चार्ज करना बनता है? पहले तो ये फैसला करें, यस या नो। नो। इसका मतलब है कि आंसर या ए में से होगा या बी में से होगा। सी डी तो वैसे ही हमारे खत्म हो जाते हैं। अब नो में क्या है? दो बातें हैं, स्पेसिफिक ऑफर या एक्सेप्टेड बाय अजीजा। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे दूसरी पार्टी ने कबूल ही नहीं की थी, यहां पे दूसरी पार्टी ने कबूल ही नहीं किया है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सलमान और फरहान ने परचेज की है 2 लोकल कॉफी शॉप्स, उसको रेनोवेट कराया है, उसका नाम रखा है कॉफी हॉलिक्स। इंटीरियर डिजाइनिंग ऑफ बोथ द शॉप्स वाज डन बाय सलमान, व्हेयरएज द रेनोवेशन ऑफ द एक्सपेंसेस वर पेड बाय फरहान। राइट्स जो है वो जाकिर के पास हैं। अमाउंट पे करनी है ₹25 ऑन ईच कप सोल्ड। सलमान और फरहान इक्वली डिवाइड करेंगे। बताइए क्या ये पार्टनर्स हैं या ये पार्टनर्स नहीं है? क्या ये पार्टनरशिप आपको नजर आ रही है? क्या इसमें 5 एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं? क्या ये 2 बंदे हैं? क्या इनके दरमियान कोई एग्रीमेंट, कोई डीड साइन हुई है? नहीं। क्या ये मिलके कोई काम करने वाले हैं? नहीं। तो ये पार्टनरशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह की कोई अरेंजमेंट इन्होंने आपस में तय नहीं की। तो दीज आर नॉट द पार्टनर्स। इसी तरह फुरकान ने गिफ्ट की है एक प्रॉपर्टी टू स्पाउस नादरा ऑन कंप्लीशन ऑफ हर पोस्ट ग्रेजुएशन। सब्सिक्वेंटली ऑन द फुरकान्स रिक्वेस्ट, नादरा ने एग्री किया कि वो ट्रांसफर करेगी प्रॉपर्टी फुरकान को जब कभी उसको फ्यूचर में जरूरत पड़े। आगे जाके क्या हुआ? हैवी लॉसेस आ गए जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी पड़ी। कोविड-19 आ गया, पेंडेमिक, और नादरा बाद में वापस। तो सर बताइए क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है? सर ये एग्रीमेंट वॉइड है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसिडरेशन। मसला आएगा। इसी तरह ऑप्शन 8, ऑप्शन 8, Faik agreed to sell 2 snow leopards clubs to Wajia for ₹5 lakh. He also promised to deliver an imported Persian cat worth ₹80,000 along with the cubs at complimentary. पहले क्या है? पहले cubs है, उसके बाद cat। पहले cubs है, उसके बाद क्या है? cat. On the delivery date, Wajiha refused to take delivery of the cubs on the premise that snow leopards were endangered species and capturing them was prohibited under local law. However, she demanded that Faik must deliver the cat और वो उसकी प्राइस देने को तैयार है। क्या ये दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट चीजें हैं? क्या ये दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट चीजें हैं? है। क्या दोनों के पैसे अलग अलग हैं? हैं। क्या फाइक को कंपेल किया जा सकता है कि वो खाली बिल्ली बेचे? क्या उसको कंपेल किया जाए कि तुम खाली बिल्ली बेच कर आओ? क्या ये डिपेंडेंट था? डिपेंडेंट तो नहीं था। क्या ये मिस्टेक ऑफ लॉ है? मिस्टेक ऑफ लॉ भी नहीं है। क्या ये एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस था? वो भी नहीं था। सर ये एग्रीमेंट भी वॉइड है। क्यों? जो आप पहली चीज बेचने जा रहे हैं ना, स्लो कप्स, वो ही वॉइड है। तो अगर पहली बात ही गलत हो तो जो बाद की सही बात होती है उसका भी खाना खराब हो जाता है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। सर प्रेसिडेंट क्या होते हैं? हमें पता है कि प्रेसिडेंट वो चीजें हैं, वो जजमेंट्स हैं जो कि सुपीरियर कोर्ट देता है और जो बाइंडिंग होती हैं। ओके। ऑन 1 सितंबर जाहिद ने एक प्रॉमिसरी नोट लिखा और ये कहा कि मैं 3 लाख रुपए दूंगा इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टू चेयरमैन ऑफ एफटीएन कंपनी और ऑर्डर इन द अफोर्डसेड प्रॉमिसरी नोट।
इन द अफोरसेड प्रॉमिसरी नोट बताइए क्या ये सर्टन है, क्या ये वैलिड चीज है या नहीं है। क्या अमाउंट और पे दोनों सर्टन है? सर सर्टन है, अमाउंट भी सर्टन है और पे भी सर्टन है। ऑप्शन ए हो गया। अली ने अनाउंसमेंट की है कि वो 90,000 रुपया रिवॉर्ड करेगा अगर कोई बंदा उसका कुत्ता ढूंढ के लेकर आएगा। अनाउंसमेंट हो रही है 1 जून को, पता चल रहा है 15 जून को, ढूंढा कब? 30 जून को। जिस टाइम पे ढूंढ के रवाना किया होगा, जिस टाइम पे ढूंढ के भेजा होगा, इट मींस कि उस टाइम पे दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट किया होगा, दूसरी पार्टी ने कबूल किया होगा। तो जब दूसरी पार्टी कबूल कर रही है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बना कब है? 30 तारीख को। ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा कब बना है? 30 तारीख को बना। Pervez had a guest house in Ahmedabad which he rented out to his business partner Kareem at regular price for 2 days. On the day of leaving Ahmedabad, Kareem noticed overdue of last month of the bill of for the guest house. He paid the bill to Pervez. When Pervez come to know, is he thanked Kareem verbally और promise किया कि हाँ मैं तुम्हें 55,000 रुपया वापस पे कर दूंगा, मैं तुम्हें 55,000 रुपया वापस पे कर दूंगा। क्या ये लाइबल होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल ये लाइबल होगा। क्यों नहीं? अगर वो उसको रिफ्यूज कर दे तो क्या होगा? क्या उसको सब्सिक्वेंटली हम लोग लाइबल कर सकते हैं कि अगर वो रिफ्यूज कर दे? बिल्कुल हम उसको कर सकते हैं। क्यों? उसने वॉलंटरी एक्ट के थ्रू ये पेमेंट की थी। तो सर ये रहे इसके एमसीक्यू। स्नो कप्स वाला बात पॉइंट्स फिर से सुन लें। दो बातें थी, पहले उसने कहा था स्नो कप्स और फिर कहा था पर्शियन कैट। तो पहली वाली चीज इलीगल हो गई। जब पहली चीज इलीगल होती है तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। इसकी मिसाल हम इस बात पे करते हैं कि अगर दो घर हो, ये दो घर हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, अगर मैं इस घर का फर्स्ट फ्लोर गिरा दूं, यानी कि ये अगर इलीगल हो तो क्या ये लीगल चीज कभी बचेगी? नहीं, ये भी इसके साथ जमीन बोस हो जाएगी। और अगर पहली चीज लीगल हो दूसरी चीज इलीगल हो तो ये गिराने के बाद ये चीज बच जाएगी। तो यहाँ पे कब्ज के बाद थी कैट, कैट कॉम्प्लीमेंट्री थी। हाँ अगर वो कैट पहले करता कब्ज बाद में करता तो फिर हम कहानी के दूसरे मोड़ पे होते, फिर हम कहानी के दूसरे मोड़ पे होते। तो सर हम लोगों ने ऑटम 22 को फुल फ्लेज डिस्कस किया है विद एग्जाम टेक्निक्स, विद एग्जाम अप्रोच, एंड आई विश कि अब आप लोग इसको जरा खुद से सॉल्व करेंगे ताकि आपके अंदर वो जोश जज्बा वापस आए। कल मुलाकात करते हैं एक नई अटेम्प्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।